हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल द लर्निंग एसेंस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं FCRA संशोधन बिल। FCRA संशोधन बिल इस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो ये समझेंगे कि ये क्या है, इसका क्या क्या इसमें प्रावधान है, कैसे ये लाभ मतलब जरूरी है अपने देश के लिए, और अपने परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे कोई भी टॉपिक जो करंट के टॉपिक हैं वो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इम्पोर्टेंट है तो छूटे नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। FCRA संशोधन बिल 2026, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। तो इसका पहले परिचय देखते हैं, क्योंकि ये कोई बिल पहली बार नहीं आया 2026 में। इससे पहले भी ये आ चुका है। अभी इसमें थोड़े बहुत क्या किए, अमेंडमेंट किए, क्योंकि ये कैसा बिल है? अमेंडमेंट बिल है, नया नहीं आया है, संशोधन बिल है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 में बना था। किस लिए बना था? भारत में गैर सरकारी संगठन जो NGO हैं, ट्रस्ट हैं, शैक्षिक एवं अन्य संस्थाओं को प्राप्त होने वाले विदेशी अंशदान फॉरेन कंट्रीब्यूशन के विनियमन हेतु बनाया गया कानून है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्या क्या ना खराब हो, भारत की संप्रभुता ना खराब हो, अखंडता ना खराब हो, उसकी नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं, और क्या है, एवं सार्वजनिक हित के विरुद्ध ना हो। ऐसा कोई फंड ना आ जाए किसी की NGO में या किसी जगह पे, संस्था में, जिससे भारत की ये संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था या सार्वजनिक हित किसी के प्रभावित ना हो। इस नियम का प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। होम मिनिस्ट्री जो है वो इसका क्या करती है? अधिनियमन करती है। अगर पूछा जाए तो ये किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंदर? तो गृह मंत्रालय के अंदर अंतर्गत। वर्तमान संसद में FCRA बिल संशोधन विधेयक 2026 चर्चा का विषय रहा है। इसका उद्देश्य अधिनियम को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। उस टाइम ये कानून बनाया गया था, लेकिन अभी इसमें संशोधन लाया गया है। संशोधन क्यों लाना पड़ा? संशोधन इसलिए लाना पड़ा क्योंकि FCRA बिल को बहुत ज्यादा क्या करना है? प्रभावी बनाना है, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। FCRA का फुल फॉर्म फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अंशदान अधिनियम। अब FCRA संशोधन बिल के प्रमुख प्रावधान क्या है? इसके प्रावधान समझ लेते हैं जो 2026 में आया है। विदेशी अंशदान से निर्मित संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण। जो भी विदेश बाहर से फंडिंग आई है, उससे जो संपत्तियां बनाई हैं, ये नहीं कि हाँ बाहर से पैसा आया और हमने जो भी प्रॉपर्टी बना ली वो मेरी हो गई, नहीं। विदेशी अनुदान से निर्मित संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण। कैसे सरकारी नियंत्रण होगा? देखो, यदि किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द हो गया है, ठीक है, या निलंबित, सस्पेंशन हो गया है, मान लो कोई ऐसी संस्था है जो गलत तरीके से, इलीगल पैसा है, हवाला का पैसा है, टेररिज्म फैलाने के लिए कोई फंडिंग आई है, या भी कोई भी ऐसे गलत पैसा आया है, तो उसके रजिस्ट्रेशन को क्या कर उसके रजिस्ट्रेशन को निलंबित, सस्पेंड भी कर दिया जा सकता है, अथवा समय पर नवीनीकरण, रिन्यूअल भी कराना है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए है, इसके बाद उसको क्या करा? रिन्यू कराना होता है। अगर रिन्यू नहीं कराया जाता है तो विदेशी अंशदान से निर्मित उसकी संपत्तियां सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण के अधीन चली जाएंगी। सरकार द्वारा जो भी प्राधिकरण, जो भी अथॉरिटी बनाई जाएगी, ये का उसके अंडर में चली जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर सरकार उन संपत्तियों का हस्तांतरण भी कर सकती है और विक्रय भी कर सकेगी। क्या क्या अगर हो गया? अगर आपका लाइसेंस रद्द हो गया है, या फिर उसको वो सस्पेंड हो गया है, या आपने अपने लाइसेंस का रिन्यू नहीं कराया है, तो फिर क्या होगा? वो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो किसी भी जो सरकार द्वारा बनाया गया प्राधिकरण होगा उसके अंतर्गत चली जाएगी, और बाद में सरकार उस संपत्ति को हस्तांतरित भी कर सकती है और उसका विक्रय भी कर सकती है। इससे क्या लाभ होंगे, क्या महत्व होगा ऐसा करने से?
विदेशी धन के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण होगा। जो धन का दुरुपयोग होता है उस पर नियंत्रण होगा। सार्वजनिक हित में संपत्तियों का संरक्षण भी होगा। अगला पॉइंट क्या है, प्रावधान है, तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा दूसरा प्रावधान है लाइसेंस की स्वतः समाप्ति, ऑटोमेटिक लैप्स। ऑटोमेटिक लैप्स कैसे होगा, निर्धारित समय सीमा के भीतर नवीनीकरण ना होने पर, रिन्यू ना कराने पर एफसीआरए प्रमाण पत्र स्वतः समाप्त माना जाएगा तथा संस्था विदेशी अंशदान प्राप्त करने की पात्र नहीं रहेगी। अगर आपका लाइसेंस का टाइम खत्म हो रहा है तो उसको आप रिन्यू करा लीजिए। अगर आप रिन्यू नहीं कराएंगे तो आप उसके पात्र नहीं रहेंगे। अब ऐसा कराने का महत्व क्या है, महत्व है समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित होगा। आपकी जो भी संस्था है, जो भी आपकी एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, तो उसमें क्या होगा, समय अनुपालन सुनिश्चित होगा। निष्क्रिय एवं अपारदर्शी संस्थाओं का नियंत्रण होगा। जो ऐसी संस्थाएं हैं, मान लो एनजीओ है, एनजीओ का पैसा जो है वो पड़ा हुआ है और जो भी उसको रेगुलेट कर रहा था वो आदमी हो सकता है मर गया और कुछ भी हो जाए उसके साथ में, तो उसका उसमें पैसा पड़ा है तो पड़ा है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि सरकार पे किसी का उस पे हक नहीं है। तो क्या करेगी, गवर्नमेंट उस पैसे को निकाल सकती है। अगला पॉइंट है, अगला है पदाधिकारियों की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। पदाधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। विधेयक में निदेशक, ट्रस्टी, सचिव और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की परिभाषा का विस्तार किया गया है। कानून के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जैसे कि राम मंदिर में ट्रस्टी हैं, चंपत राय या जो भी लोग हैं, तो वो अगर मान लो उन्होंने चोरी नहीं की है, किसी और लोगों ने चोरी की, वैसे तो की होगी, मतलब मैं कुछ नहीं कह रही, वो तो कोर्ट जाने, लेकिन अगर उन्होंने चोरी नहीं भी की होगी, उनके अंडर में अगर ये चोरी हुई है तो क्या होगा, पदाधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, उनको भी जवाबदेही होगी उनकी भी। इससे क्या होगा, इसका महत्व क्या होगा महत्व होगा जवाबदेही होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, अकाउंट आपको जवाब देना पड़ेगा। संस्थागत पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। अगला प्रावधान क्या है, जांच प्रारंभ करने हेतु केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति। अगर जांच प्रारंभ करने जा रहे हो किसी एनजीओ में कहीं पे भी, तो आप क्या करना होगा, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। राज्य सरकारों अथवा अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी संस्था के विरुद्ध एफसीआरए संबंधी जांच प्रारंभ करने से पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा नहीं है किसी भी एनजीओ की जाओ और आप जांच करने लगो, आपको राज्य सरकार से या फिर आपको अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी संस्था के विरुद्ध एफसीआरए संबंधी जांच करने से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। महत्व क्या होगा इससे, इससे महत्व होगा, इसका महत्व क्या होगा, अनावश्यक एवं मनमानी जांच पर नियंत्रण होगा। कोई भी जा रहा है और एनजीओ वालों से कह रहा है कि चलो अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये करो, या आप सही काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, नहीं है, सब लोग उस पर जा करके हावी नहीं हो पाएंगे। एक रूप प्रशासनिक प्रक्रिया सुनिश्चित होगी, और एक प्रक्रिया सुनिश्चित हो जाएगी कि हाँ, इनसे अगर आप अप्रूवल लेके आए हो तो ठीक है, आप मेरे डॉक्यूमेंट जांच कर सकते हो, वैसे मैं अपने डॉक्यूमेंट सभी को नहीं दिखाऊंगा। अगला प्रावधान है 5th नंबर पे, दंड संबंधी प्रावधानों में संशोधन। जो अगर आप कुछ गलत फंडिंग ले रहे हो, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, तो दंड संबंधी प्रावधानों में क्या हो जाएगा, संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ है, विधेयक के अनुसार नियमों के उल्लंघन पर अधिकतम कारावास 5 वर्ष। अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया है तो आपको कितने वर्ष का कारावास होगा, 5 वर्ष का कारावास होगा। जो अब क्या कर दिया गया, 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष का प्रस्ताव रखा गया है। पहले कितना था, 5 ईयर था पहले, और अब कितना कर दिया गया, 1 ईयर, 1 वर्ष का प्रावधान रखा गया। जबकि आर्थिक दंड को अधिक तर्कसंगत एवं प्रभावी बनाया गया है। उससे आर्थिक दंड ज्यादा लिया जाएगा और समय जो है वो कम कर दिया गया है। इससे क्या होगा, दंड व्यवस्था का युक्तिकरण होगा, अनुपालन आधारित नियामक व्यवस्था को
प्रोत्साहन मिलेगा। ये तो हो गए प्रावधान। अब आते हैं एफसीआरए के प्रमुख वर्तमान प्रावधान, पूर्व से लागू नियम। जो पहले से लागू नियम है उसके क्या क्या है, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहला नियम है एसबीआई नई दिल्ली में अनिवार्य एफसीआरए खाता खुलवाना पड़ेगा। अगर आप कोई विदेशी अंशदान चाहते हैं तो विदेशी अंशदान प्राप्त करने हेतु केवल भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली मुख्य शाखा में ही एफसीआरए का खाता खोलना अनिवार्य है। दिल्ली जाना पड़ेगा आपको। अगला पॉइंट क्या है, विदेशी अंशदान का हस्तांतरण निषिद्ध है। जैसे आपने कहीं से फंडिंग ले ली, या किसी एनजीओ ने बाहर से फंडिंग ले ली और उसको किसी और को दे दिया, तो यह हस्तांतरण नहीं चलेगा। कोई भी एफसीआरए पंजीकरण संस्था अपने विदेशी अंशदान को किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित नहीं कर सकती है। मतलब आप किसी और को दे नहीं सकते हैं, आप ही उसका इस्तेमाल करेंगे। अगला पॉइंट है प्रशासनिक व्यय की सीमा। आपने मान लीजिए पैसा लिया है एनजीओ में, कोई एनजीओ है, शैक्षिक संस्थान है, कुछ भी है, मान लीजिए आपने बाहर से पैसा लिया, फंडिंग ली, तो आप ऐसा नहीं दिखा सकते हैं कि हमने 80% प्रशासनिक कार्यों में खर्च कर दिया, नहीं। या विदेशी अनुदान का अधिकतम 20% ही प्रशासनिक व्यय जैसे वेतन दे दिया, कार्यालय व्यय आदि में खर्च किया जा सकता है। मान लो आपने 100 रुपए लिया तो 20 रुपए ही आप खर्च कर पाएंगे प्रशासनिक कार्यों में। हो सकता है आप 100 रुपए लिया और 90 रुपए खर्च कर दिया वेतन में, इन सब में दिखा दिया कागजी कार्रवाई करके, और 10 रुपए दिखा दिया कि हमने इस पे खर्च किया। ऐसा नहीं चलेगा। विदेशी अंशदान स्वीकार करने का प्रतिबंध। विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध। कौन किन किन लोगों पर प्रतिबंध है जो ये विदेशी अंशदान ले ही नहीं सकते हैं? इन व्यक्तियों के नाम कौन है? कोई चुनाव का उम्मीदवार है, मान लो कोई चुनाव लड़ने जा रहा है, उसने सोचा बाहर से पैसा मंगा लेते हैं और अपने देश के जो चुनाव हो रहे हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। जैसे बाहर बैठा कोई आदमी इंडिया में पैसा भेजना चाहे और यहाँ के इलेक्शन को क्या करना चाहे, यहाँ के इलेक्शन को प्रभावित करना चाहे, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि चुनाव के उम्मीदवार बाहर से अंशदान नहीं ले सकता है। जनप्रतिनिधि और राजनेता, वो मान लो वो चुन लिया गया है और वो एक जनप्रतिनिधि है, विधायक है, एमएलए है, सांसद है, तो वो बाहर से अंशदान नहीं ले सकता है, फंडिंग नहीं ले सकता है। दूसरा पब्लिक सर्वेंट, जो भी ये पब्लिक सर्वेंट है, आईएएस ऑफिसर है, जो भी है, जॉब जो होती है पब्लिक सर्वेंट की जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, वो नहीं ले सकते हैं। न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश बाहर से अंशदान नहीं ले सकता है। पत्रकार, कानूनी निर्दिष्ट श्रेणियां। पत्रकार जो होते हैं वो, मान लीजिए किसी को अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करानी है, ठीक है, कि इस आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए, तो उस आइडियोलॉजी के लिए बाहर से फंडिंग आ गई और बोला कि न्यूज में 24 आवर बस यही खबर चलनी चाहिए ताकि इस आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए, तो पत्रकार को भी बाहर से अंशदान प्राप्त करने की परमिशन नहीं होगी। अब विधेयक से संबंधित लाभ, अगर ये विधेयक आया है तो इससे लाभ क्या क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट है विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता एवं जवाबदेही होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता को मजबूत संरक्षण मिलेगा, भारत की सुरक्षा बढ़ेगी। कोई भी भारत की चीजों अंदर की चीजों को डगमगा नहीं सकता है, कहीं पे भी दंगे करा दिए, कहीं पे भी धरना प्रदर्शन करा दिए, ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी, फंडिंग से नहीं हो पाएंगी। जिसको जरूरत होगी वो अपना जाके धरना प्रदर्शन करेगा, लेकिन बाहर से किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। इससे थोड़ा इस पर रोक लग पाएगी। धन के दुरुपयोग एवं अवैध गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। धन का दुरुपयोग हो रहा है या अवैध गतिविधि हो रही है, कोई कोई टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, तो इस पे क्या होगा, इस पे नियंत्रण लग जाएगा। नियामक व्यवस्था एवं अधिक सुव्यवस्थित एवं उत्तरदायी बनेगी। अब उत्तरदायी तो बनेगी कि हाँ आपको इनकी परमिशन लगेगी कि यही लोग आ सकते हैं जो मेरे मतलब एनजीओ या फिर मेरी जो भी पैसा हमने बाहर से लिया है उसको क्या कर सकते हैं, उसको जांच सकते हैं। किसी आदमी के पास भी बाहर से अगर फंडिंग आ गई, जैसे कि इस टाइम पे सीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा था, अभी तो खत्म हो गया है, तो उसमें एक पर्सन थे जो बहुत ज्यादा मतलब फेमस हो रहे थे, जुनैद
उनका नाम था जुनैद। तो अभी उनसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो पैसा है वो कहाँ से आया, कैसे आपने वहां पे खाने पीने की व्यवस्था कराई। तो ये सवाल सवाल पूछे जा सकते हैं और आप उसके अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ से पैसा आया, कैसे मैंने चीजें मैनेज करी। अब चुनौतियां क्या आएगी, संभावित चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। चुनौतियां हो सकती, नागरिक समाज एवं एनजीओ की कार्य स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा, वैसे अंधाधुंध पैसा आ रहा था, लोग जबरदस्ती जिसको पैसे पैसे कमाने हो, जिसको ब्लैक मनी को वाइट करना हो, वो सब एनजीओ का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तो उतना धड़ल्ले से तो काम नहीं चल पाएगा, तो कार्य स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है। हाँ ठीक है। छोटे एवं ग्रामीण संगठनों के लिए अनुपालन का बोझ बढ़ सकता है। छोटे एवं ग्रामीण संगठनों, जो छोटे संगठन है, एनजीओ जो हैं, वो छोटे मतलब संगठन है, तो उनका क्या होगा, उनके अनुपालन का बोझ बढ़ सकता है। क्योंकि बहुत ज्यादा जांच होगी, ये तो प्रॉब्लम हो सकती है। जांच की पूर्व अनुमति संबंधित प्रावधान पर प्रशासनिक विलंब की संभावना है। अब केंद्र सरकार उसको अगर परमिशन दे रही है, राज्य सरकार परमिशन दे रही, तो आपको जांच में क्या होगी, जांच में उसमें विलंब होगा कि तुरंत कोई अधिकारी गया और उस चीज को जांच लिया, लेकिन अभी नहीं, अभी जाओ पहले परमिशन लेके आओ तब जाके कहीं जांच शुरू होगी। इससे ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई एनजीओ है और उसी वो एनजीओ इतना पावरफुल है कि वो सरकार से कनेक्टेड है, तो सरकार पता चला परमिशन ही नहीं दे रही, डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रही कि जाके उसकी जांच हो सके। तो ऐसा भी हो सकता है भविष्य में, इसकी भी आशंका है। मानवाधिकार एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की वित्तीय क्षमता प्रभावित हो सकती है। जो बाहर से मानवाधिकार और सामाजिक क्षेत्र के नाम से बाहर से जो फंडिंग आ रही है, उसकी वित्तीय क्षमता को प्रभावित हो सकती है, क्योंकि पूछा जाएगा पैसा कहाँ से आया, ऐसे नहीं चलेगा। यूपीपीएससी और पीपीसीएस के हिसाब से निष्कर्ष क्या निकलता है एफसीआरए बिल से। एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 का मूल उद्देश्य विदेशी अंशदान की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। भारत की स्वतंत्रता, अखंडता, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, राष्ट्रीय सुरक्षा को, इन सबको क्या करना है, इन सबको पारदर्शिता लानी है इन सब में, और सबको प्रभावित नहीं होने देना है, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होने देना है। साथ ही यह आवश्यक है कि नियमन एवं संविधान द्वारा प्रदत्त संगठन की स्वतंत्रता के मध्य संतुलन बनाए रखा जाए। यह प्रभावी नियामक ढांचा वही होगा जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए नागरिक समाज की रचनात्मक भूमिका को प्रोत्साहित करेगा। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक कि एफसीआरए क्या है, एफसीआरए की चुनौतियां क्या हैं, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल लागू होने के फायदे क्या हैं, इसके प्रावधान क्या हैं, और कौन इसको परमिशन दे सकता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये सारा कुछ मैंने समझा दिया है। बाकी ऐसे ही टॉपिक मैं डेली लाती रहूंगी। अगर आपको इसको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बोलें ओके और टॉपिक ऐसे लाओ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।